डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अस्थियों के बारे में, मतलब कंकाल के बारे में। एक छोटा सा फिगर आपको दिख रहा होगा, तो इससे स्पष्ट हो जा मतलब हो पा रहा होगा कि हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, स्केलेटल सिस्टम। तो इससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये जान लें कि जो भी हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर के बारे में ऊपर देखें तो हम तो बहुत ही कठोर और सुदृढ़ तथा सुडौल लगते हैं, बड़ी ही सुंदर संरचना लगती है। लेकिन यदि इस सुंदर संरचना का राज हम जानना चाहें तो क्या बताओगे कि ये जो सुंदर संरचना बनी है ये एक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। मतलब जैसे हम घर बनाते हैं, घर में क्या लगाते हैं, ईंट लगाते हैं तथा क्या बार्स लगाते हैं, स्टील बार्स लगाते हैं। अब हुई क्या कि वो स्टील बार और ईंट मिलकर के क्या बनाती हैं, वो एक स्ट्रक्चर बनाती है किसके, घर की। इसी तरह से ये स्केलेटन जो है या फिर कंकाल जो है या फिर अस्थियां जो है, ये सारी की सारी मिलकर के क्या बनाती हैं, एक शरीर की सुंदर सी संरचना बनाती है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि स्केलेटन, पहले तो स्केलेटन कहते किसे हैं, कंकाल कहते किसे हैं। कंकाल उसको कहेंगे कि पूरे शरीर की संरचना बनाने के लिए शरीर के अंदर अस्थियों का एक ढांचा होता है और उसी ढांचे को क्या कहा जाता है, स्केलेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब कहते हैं इसको कंकाल। कंकाल और ये ढांचा जो होता है वो किसका बना होता है, तो वो हड्डियों का बना होता है। स्केलेटल किसका बना होता है, तो हम बताएंगे क्या, हड्डियों का बना होता है, हड्डियों का बना होता है। और सिस्टम का मतलब ये समझ लीजिए कि इस पूरे शरीर में एक हड्डी नहीं, दो हड्डी नहीं, चार हड्डी नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। बहुत सारी हड्डियां लगी हुई है, सभी हड्डियों का अपना अलग अलग काम है। तो उन सभी को जब मिलाएंगे तो एक सिस्टम बनेगा, एक तंत्र बनेगा, एक समूह बनेगा, वही क्या, हड्डियों का सिस्टम कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब रही बात ये कि ये हड्डियां जो है ये क्या है, हड्डियां वास्तव में कोई ऑर्गन है या फिर कोई ग्लैंड्स हैं या फिर कुछ और ही है। तो हड्डियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या, कि हड्डियां निम्न में से क्या हैं। तो ऑप्शन में मिलेगा क्या, ऑप्शन में मान लेते हैं हम आपको दे दें ऑर्गन। क्या, ऑर्गन, मतलब कह दिया कि हड्डियां ऑर्गन है, पहला पॉइंट। दूसरा, हड्डियां क्या है, हड्डियां त्वचा है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, हड्डियां क्या है, हड्डियां ग्रंथि हैं। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं कि हड्डियां क्या है, हड्डियां जो है ये प्रोटीन है। और चौथा ले लिया, हड्डियां जो है वो टिश्यूज हैं, ऊतक है। आपको बताना है कि हड्डी जो है वो ना तो ऑर्गन है और ना ही त्वचा है और ना ही किसी प्रकार की ग्लैंड है। ये है तो है क्या, तो ये है एक प्रकार का ऊतक। ऊतक का मतलब एक कहेंगे तमाम प्रकार की सेलों से मिलकर के बना हुआ एक मतलब समान प्रकार की सेलों से मिलकर के बनी हुई एक संरचना है, जिसको हम कहते हैं क्या है, ऊतक कहते हैं। तो हड्डियां जो होती हैं ये ऊतक होती हैं, हड्डियां क्या होती हैं, ऊतक होती हैं। अब ऊतक का मतलब इसको टिश्यू कहेंगे, लेकिन बात ये है कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू को एक थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, बाकी तो हम अगला पढ़ेंगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो होता है ये समान प्रकार के कोशिकाओं का एक समूह होता है। क्या होता है, समान प्रकार के, जब तरह तरह की समान प्रकार की कोशिकाएं इकट्ठा करके और एक साथ समूह बना लेती हैं तो वही क्या बन जाता है, वही ऊतक बन जाता है। क्या बन जाता है, ऊतक बन जाता है। और पूरा हुआ ऊतक जो है क्या कहेंगे कि एक संरचना बना लेता, उसी संरचना को हम क्या, जैसे हड्डी की संरचना बना लिया है या फिर हड्डियों जैसे कोशिकाएं मिली हैं, हड्डी वाली कोशिकाएं मिली हैं, तो वहाँ पर हड्डी का ऊतक बना। तो इसलिए क्या है, कह दिया कि ये हड्डियां जो होती हैं वो क्या, एक टिश्यू होती हैं। लेकिन रही बात कि ये टिश्यू जो होते हैं, हमने तो एक पॉइंट नॉर्मल से जान लिया कि टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं। कौन सा ऊतक होती हैं, तो भाई जरा देखो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। पूरा सिस्टम मान लेते हैं ये हाथ वाली हड्डी है, हाथ वाली हड्डी कहीं से जुड़ी है। फिर ये क्या है, ये खोपड़ी है, खोपड़ी कहीं से जुड़ी है। फिर उसके बाद इधर हाथ है, ये टांगे है, ये कहीं से जुड़ी, मतलब सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इधर उधर करके कनेक्ट हुई हैं। कनेक्ट का मतलब संयोजन है, इनका हड्डियों का संयोजन है। इसका मतलब ये जो ऊतक है ये संयोजी ऊतक है। क्या, कौन सा ऊतक है, तो ये ऊतक जो है ये कौन सा ऊतक है भैया, संयोजी ऊतक है। हड्डियां क्या होंगी, संयोजी ऊतक होंगी। मतलब जो हड्डियां हैं वो कौन सा टिश्यू बनाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आएगी। मतलब आपका आंसर क्या देंगे कि हड्डियां जो होती है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होती है ना।
क्या संयोजी ऊतक होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट ये कि ये जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक से हड्डियां बनती कैसे। हमें बात ये है कि हड्डियां कहाँ से बनती हैं। जैसे हम फिर से बात करें कि एक मानव शरीर की या कोई भी जंतु हो, कोई भी प्राणी हो, उसका शरीर पहले कहाँ से बनता है, कहाँ से शरीर बनना स्टार्ट होता। तो जब हम सेल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि सेल पूरी की पूरी जो बॉडी की संरचना बाद में बनती है। एक मतलब बच्चा जो बनता है, एम्ब्रॉय बनता है, वो उसकी पहली संरचना क्या होती है, एक सेल होती है। मात्र क्या होती है, एक सेल। अब बताओ, एक सेल में कोई भी किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती है, तो फिर बाद में कैसे हड्डियां जनरेट हो जाती हैं। तो हम कहेंगे कि बाद में ही हड्डियां जनरेट होती हैं, लेकिन किसमें, तो हम कहेंगे माँ के गर्भ में ही हड्डियां जनरेट होती हैं। लेकिन कैसे, तो एक सेल होती है, सेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले जो भाग बनता है वो त्वचा बनती है। सबसे पहले मतलब बच्चे की शरीर के जो अंग बनते हैं वो क्या बनती है, त्वचा बनती है, त्वचा का निर्माण होता है। अब उस त्वचा के 2-3 परत होते हैं, उनमें से एक है मीसोडर्म। मीसोडर्म क्या है, मीसोडर्म एक त्वचा है जहां से हड्डी बनना स्टार्ट होती है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें क्या, संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक को ही क्या कहा जाता है, संयोजी ऊतक को हम कह सकते हैं कंकाल ऊतक है। क्या है, कंकाल ऊतक। मतलब यदि आपसे कहा जाए कि हड्डियां किसकी बनी होती हैं, आप बिल्कुल बेधड़क कहिए कि कंकाल ऊतक की बनी होती हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कंकाल ऊतक को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, तो आप बताओगे कि इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। और संयोजी ऊतक का मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गनों को या विभिन्न तंत्रों को एक साथ जोड़ने का काम जहाँ पर हो वही क्या है, संयोजी ऊतक। तो कंकाल ऊतक। अब ये बात जो कंकाल ऊतक है ये किस तरह से बनता है, तो हम कहेंगे 2 पॉइंटों को मिलाकर के, 2 तंत्रों को मिलाकर के ही क्या बनता है, ये कंकाल ऊतक बनता है। तो वो तंत्र कौन कौन से हैं, एक कार्टिलेज होती है, क्या, कार्टिलेज, कार्टिलेज से बनती है। और दूसरा क्या है, दूसरा बोन से मिलकर के क्या बनती है, तो कंकाल ऊतक बनता है। आप क्या बताएंगे, कंकाल ऊतक कहाँ से बनता है, संयोजी ऊतक कहाँ से बनता है, तो कार्टिलेज और दूसरा बोन है। बोन का मतलब यहाँ पे इसको अस्थि कहते हैं या हड्डी कहते हैं। अस्थि हुई, अस्थि से बनी, और उसके बाद कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, उपास्थि। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, बड़ी ही प्रैक्टिकल है चीजें। क्या है, कार्टिलेज और बोन से मिलकर के क्या बनता है, तो संयोजी ऊतक बनता है। मतलब जाकर के लास्ट में हड्डी बन जाती है, फिर कंकाल बन जाता है ना। रही बात, पहला पॉइंट है कार्टिलेज। हमने बात की थी क्या, कार्टिलेज। तो बात ये कर रहे थे कि जब बच्चे का शरीर बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या बनती है, त्वचा बनती है। त्वचा में कौन सी त्वचा से हड्डी बनना स्टार्ट होती है, तो मीसोडर्म से। मीसोडर्म से क्या बनना स्टार्ट होती है, हड्डी बनना स्टार्ट होती है। लेकिन उन हड्डियों में पहले हड्डी बन जाती है या कहेंगे कार्टिलेज बनती है। तो सबसे पहले जो बनती है वो कार्टिलेज बनती है। क्या, कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब उपास्थि, उपास्थि के बाद अस्थि बनती है, ऐसे समझेंगे। तो ये किससे बनती है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये एक चर्म है, उस चर्म का नाम हमने क्या बताया, मीसोडर्म। मीसोडर्म से बनती है, मीसोडर्म। अब एक बात याद रखेंगे, जहां पर डर्म शब्द आ जाए तो वहां पर आप तुरंत समझ जाइए कि वो त्वचा की बात कहीं ना कहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, त्वचा की। डर्म का मतलब त्वचा, और मीसोडर्म का मतलब कि मध्य में त्वचा। एक निचली तरफ होती है, नीचे स्तर होता है, फिर एक बीच में होता है और एक फिर बाहर होता है ना। एक एक्टोडर्म कहेंगे, और फिर दूसरा मेजोडर्म होता है, और तीसरा क्या, एंडोडर्म होता है। तो हमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म से मतलब नहीं है, हमें मेजोडर्म से मतलब है। यही लास्ट में क्या बनाती है, जिसका निर्माण करती है, तो कार्टिलेज का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्टिलेज के बारे में। तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं भैया, अभी इसके बारे में सारा सिस्टम हम बता रहे हैं, कहाँ पर कौन सी बोन्स हैं। हालांकि थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जान ले, कहानी जान ले। तो हमने क्या बात की कि उपास्थि किससे मिलकर के बनी होती है, तो उपास्थि हमने बताया मीसोडर्म से बनना स्टार्ट होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया कि बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास का केंद्र कहाँ पर होता है, या फिर हड्डियों का विकास केंद्र किसको कहा जाता है, तो आप बताओगे मीसोडर्म को। किसको बताओगे, मीसोडर्म को बताओगे। मीसोडर्म को बताओगे, क्या बताओगे, तुरंत स्पष्ट हो गया कि बाल्यावस्था में बात पूछी जा रही है कि बाल्यावस्था में हड्डियों के विकास का केंद्र किसको माना जाता है, तो मीसोडर्म को माना जाता है। क्यों, क्योंकि कार्टिलेज ही सबसे पहले बनती है, और जब कार्टिलेज बनती है तो हम कहेंगे कि एक बच्चे के शरीर में अस्थियों का निर्माण होता है। लेकिन अगर यहीं से क्वेश्चन उलट दिया
कि वयस्क के शरीर में अस्थियों का केंद्र किसको माना जाता है, तो वहां पर आप बताओगे उपास्थि को कहा जाता है, कार्टिलेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कार्टिलेज। वयस्क की बात की जा रही और बच्चे की बात की जा रही तो आप बच्चे के रूप में आंसर देंगे, बच्चा बन करके आंसर देंगे तो ये डिसऑर्डर में होगा। ठीक है, अब रही बात कि इस उपास्थि में और क्या क्या होता है। उपास्थि की एक संरचना हम आपको दिखाते हैं। उपास्थि की संरचना कुछ ऐसी होती है, जरा देख लें इसमें क्या क्या होता है ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसकी जो आउटर लेयर है, इसकी जो आउटर लेयर है इसको कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं, उपास्थि की या फिर कार्टिलेज की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम किसकी सतह है, ऊपरी सतह है, किसकी ऊपरी परत है, तो आप बताओगे कि ये उपास्थि की है या कार्टिलेज की है। इसी तरह से लीवर की जो ऊपरी परत होती है, लीवर जिस झिल्ली से घिरा रहता है उस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम। एक बात याद रख लें, यहाँ पर नोट कर लेंगे कहीं वहीं नोट करके कि लीवर की ऊपरी झिल्ली का नाम पेरिटोनियम है, लेकिन पेरिकार्डियम किसकी झिल्ली है, तो हम कहेंगे पेरिकार्डियम जो झिल्ली है वो कार्टिलेज की झिल्ली है या फिर किसकी झिल्ली है, उपास्थि की झिल्ली है। ठीक है, उसके बाद इसी उपास्थि में क्या पाया जाता है, इसी उपास्थि में सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो इस उपास्थि में पाई जाती हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। क्या, कॉन्ड्रियोसाइट्स उनको कहा जाता है या फिर कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहा जाता है। मतलब आज यदि आपसे पूछा जाए कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा, आप क्या बताओगे कि कार्टिलेज में पाई जाने वाली अस्थि का नाम बताओ, सॉरी अस्थि नहीं, कार्टिलेज में पाई जाने वाली कोशिका का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, कार्टिलेज की जो कोशिका है उसको कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं या फिर कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। क्या बताओगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट ध्यान से देखेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट अथवा यहीं तक है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट अथवा कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट। ध्यान से सुनेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट अथवा कॉन्ड्रियोसाइट दोनों बातें एक ही है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट अथवा कॉन्ड्रियोसाइट किसकी सेल्स हैं, तो कार्टिलेज की सेल्स हैं। मतलब इसमें सेल्स पाई जाती हैं, इस तरह से कौन क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाती हैं। उसके बाद इस सेल्स, इस पूरे स्ट्रक्चर में एक मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, और इस मैट्रिक्स को यहाँ पर क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मतलब आप समझ गए होंगे तुरंत कि एक छोटा सा, मतलब कुछ हल्का सा तैलीय या गाढ़ा द्रव पाया जाता होगा, बिल्कुल गाढ़ा सा द्रव हम कहेंगे मिलता है, लेकिन बहुत ही गाढ़ा होता है, और इस मैट्रिक्स को कहते हैं कॉन्ड्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रियम 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 किसको कहते हैं, तो इस कार्टिलेज के अंदर जो भी मैट्रिक्स भरा हुआ है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियम कहते हैं। मतलब जो मैट्रिक्स है उसी को हमने कॉन्ड्रियम कह दिया। अब जरा देखेंगे कि ऊपरी परत तो पेरिकॉन्ड्रियम की होगी, उसके बाद जो सेल्स हैं, ये सेल्स जब आपस में इस तरह से जुड़ेंगी ऐसे ऐसे करके, तब भाई बताओ एक संरचना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, एक संरचना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तब ये जो संरचना बनेगी इसी को ही तो कार्टिलेज हम कह रहे हैं, इसी को क्या कह रहे हैं, कार्टिलेज कह रहे हैं। ठीक है, अब इन सेल्स का नाम क्या है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बताओगे। ठीक है, स्पष्ट हुआ। उसके बाद अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या अभी अभी हमारे शरीर में मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है। आप क्या बताओगे एग्जाम्पल के तौर पर, सबसे पहली बात तो जहां पर देख रहे हैं, यहाँ पर जहां पर दो हड्डियों का आपस में जोड़ होता है, जहां पर ज्वाइंट होते हैं, जहां पर ज्वाइंट होते हैं, देखें तो यहाँ पर ज्वाइंट है। जैसे आपकी कोहनी मूर्ति है इस तरह से, मतलब यहाँ पर ज्वाइंट है। तो ऐसे में ये अगर बार बार हम मोड़ते हैं, जब तक हमारा जीवन चलता है तब तक मोड़ते हैं। जरा बताओ भाई, अगर इसको हम बार बार मोड़ते रहें, इसमें कोई मतलब फ्रिक्शन की वजह से ये घिस क्यों नहीं जाती। कारण यही है कि इन दोनों जॉइंटों के मध्य एक पतली सी परत पाई जाती है। वो कहेंगे, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही काम करते हैं, जिसको लेगामेंट भी बोल सकते हैं। लेगामेंट का मतलब जॉइंट। तो वो जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेज होती है। क्या होती है, कार्टिलेज पाई जाती है। मतलब आपसे यदि कोई पूछ ले कि दो जॉइंटों के मध्य कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, कार्टिलेज ऊतक। ऐसे कह सकते हैं, कार्टिलेज पाया जाता है, जिसके कारण से जॉइंटों पर हड्डियां क्या होती हैं, वही हड्डियां क्या होती हैं, वो घिसती नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है
तो ये कार्टिलेज जो यहाँ पर कार्टिलेज उपस्थित होती है वो कार्टिलेज कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे फ्रिक्शन होते होते हड्डियों में क्या आ जाती है, हड्डियों में कहेंगे आवाजें आने लगती है। जैसे व्यक्ति कभी उठता है या बैठता है तो हड्डियां आवाज करती हुई, मतलब वहां पर फ्रिक्शन थोड़ा बहुत जनरेट होने लगता है और वहां पर हड्डियां क्या दर्द होने लगता है, मतलब गांठों में जहां जहां पर ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर दर्द होने लगता है। तो इसी कार्टिलेज की मात्रा जब कम हो जाती है तो ठीक है, कार्टिलेज पाई जाती है। उसके बाद और कहाँ पाई जाती है, उसके बाद ये कार्टिलेज कहेंगे, कार्टिलेज देखने को मिलते हैं जो कान होता है, यहाँ पर कान होते हैं, कान के ऊपरी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आप इसको देखेंगे ये मुलायम, मतलब ऐसा टच करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, ना तो कोई हड्डी ही मालूम पड़ेगी आपको और ना ही कोई मांस ही मालूम पड़ेगी, कुछ अलग ही मालूम पड़ेगा। मतलब यदि आप उसको मोड़े मरोड़े तो भी मुड़ सकती है, क्या बहुत ही मुलायम होती है, लेकिन उस मुलायम भाग को ही कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहाँ कहाँ पर देखने को मिला आपको, ये जॉइंट पर देखने को मिल गया। उसके बाद यहाँ पर एक कर्ण पल्लव जिसको बोलते हैं, यही पूरा कर्ण पल्लव है ना, तो ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है यही क्या है, यही कार्टिलेज है। ठीक है, इतनी बात आप स्पष्ट कर पाए। उसके बाद अगला हमने बताया कि संयोजी ऊतक या कंकाल ऊतक का जो निर्माण होता है वो कितने, 2 पॉइंटों से मिलकर होता है ना। 2 पॉइंट कौन कौन से, एक तो कार्टिलेज था, फिर दूसरा क्या था, दूसरा अभी हम देख रहे हैं, दूसरा के बारे में हमने बात की थी कि वो बोन्स हैं। क्या, बोन्स, बोन्स होती हैं। बोन्स का मतलब अब हम बात करने चल रहे हैं इसकी अस्थि की, अस्थि की बात करने। अस्थि क्या है, अस्थि को हम कहेंगे कि अस्थि भी एक प्रकार का टिश्यू ही है। अस्थि क्या है, एक प्रकार का टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम कहेंगे कि जो अस्थि है, अस्थियों में क्या क्या पाया जाता है, तो हम कहेंगे अस्थियों में प्रोटीन पाई जाती है। क्या, अस्थियों में प्रोटीन का नाम है ओसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन पाई जाती है किसमें, अस्थि में। उसके बाद अगला पॉइंट और क्या क्या पाए जाते हैं, तो कैल्शियम लिखेंगे, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, यहाँ से देखेंगे कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट। बिल्कुल आपसे पूछा जाए कभी भी कि मैग्नीशियम कहाँ पर पाया जाता है, तो हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम कहाँ पर पाया जाता है, तो हड्डियों में पाया जाता है। ये दोनों जो पार्ट हैं ये अकार्बनिक पदार्थ हैं, इनको हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। लेकिन प्रोटीन जो है ये एक तरह के कार्बनिक। अब ये प्रोटीन की जो मात्रा है वो पूरे अस्थि की 32% होती है। उसके बाद जो 62% भाग बचा है उसमें ये कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर भी उपस्थित होता है। क्या, सल्फर भी उपस्थित होता है। तो इन सभी मिनरल्स की वजह से इसका 62% भाग बनता है। किसका, तो अस्थि का। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि अस्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताओ, तो उसका नाम क्या है, ओसीन प्रोटीन है। अस्थि में या फिर अस्थियों का कड़ापन, अस्थियां इतनी कठोर क्यों होती हैं, अस्थियां इतनी कठोर क्यों होती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फास्फेट के मॉलिक्यूल्स उपस्थित है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम के फास्फेट की उपस्थिति के कारण ही हड्डियां क्या होती हैं, हड्डियां कठोर होती हैं। क्या होती हैं, हड्डियां बहुत ही कठोर होती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण, आप बताओगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फास्फेट की उपस्थिति के कारण। सल्फर, सल्फर को तो नहीं कहेंगे सल्फर की उपस्थिति के कारण, लेकिन फास्फेट यदि जहाँ पर उपस्थित है तो फास्फेट का काम ही होता है कि उस बॉडी को मजबूत कर देना, कड़ा कर देना। ठीक है, इतनी बात आप स्पष्ट कर पाए। देखा, अब यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर लेंगे, किसमें, बोन्स में और कार्टिलेज में। कार्टिलेज में हमने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वहाँ पर कैल्शियम पाया जा रहा है, वहाँ पर फास्फेट पाया जा रहा है। अब जब कैल्शियम और फास्फेट ही नहीं है तो बताओ हड्डी इतनी मजबूत कैसे होगी, जाहिर सी बात है मुलायम रहेगी। अब यहाँ पर बोन्स में जब पाई जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि बोन्स में ये फास्फेट की वजह से बोन्स मजबूत होता है। उसके बाद इस बोन्स की स्टडी को, है ना, आपसे ये भी पूछा जाएगा, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहा जाता है, अस्थियों की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं।
किसको? स्टडी ऑफ बोन्स। अब जरा ये बताओ, यहीं पर क्वेश्चन आपसे ऐसा घुमा दिया, स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो आप वही बताओगे, ऑस्टियोलॉजी ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम अस्थि है, अस्थियों का समूह है। तो अस्थियों के समूह के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगा? वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या बताओगे? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? अस्थियों का अध्ययन है या फिर स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन है। ठीक है, बात स्पष्ट कर पाए? यहीं पर आपको कभी कभी पूछ लेता है कि डिजीज बोन्स, स्टडी ऑफ डिजीज बोन्स या फिर बोन्स ऑफ डिजीज, ऐसे पूछ लेता, मतलब कि अस्थियों की रोगों के नाम, रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थि के रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वहाँ पर ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। क्या? ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी में अंतर है। ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, जबकि ऑर्थोलॉजी में हड्डियों से संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। ऑर्थोलॉजी क्या बताती है? हड्डियों से संबंधित रोगों का अध्ययन, मतलब कंकाल से संबंधित रोगों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी और कंकाल का ही अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बात स्पष्ट कर लेंगे। अब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या कि ये बोन्स किसकी बनी होती हैं? तो ओसिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये फिर इसकी बनी। लेकिन यहाँ से आपका अभी ये पॉइंट नहीं मिला कि अस्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है। अस्थियों में कौन सी कोशिकाएं? क्या यहाँ पर किसी भी कोशिका का नाम हमने लिया? नहीं लिया। तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, अस्थियों में ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोक्लास्ट दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अक्सर हम सुनते होंगे, हमें मिला होगा भाई पढ़ते वक्त, बहुत बार बहुत सी किताबें हमने पढ़ी होंगी, लेकिन वहाँ पर केवल एक की बात की गई होगी, क्या? ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या है कि ये अस्थि की एक कोशिका है। ऑस्टियोसाइट्स भी वही, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब ऑस्टियोसाइट, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट भी आ जाती है। तो अभी हम यहाँ पर दोनों का मतलब बताते हैं। आप क्या कहोगे कि अस्थियों में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनको ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ऑस्टियोसाइट किसको? चाहे ऑस्टियोसाइट चाहे ऑस्टियोब्लास्ट, दोनों बातें एक ही हैं। इनको अस्थि कोशिका कहते हैं, लेकिन एक और कोशिका उपस्थित होती है तो उस कोशिका का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। क्या नाम है? ऑस्टियोक्लास्ट। क्या नाम है? ऑस्टियोक्लास्ट। ध्यान से देखेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में अंतर है। दोनों में अंतर है भाई। ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोक्लास्ट दोनों में अंतर है। क्या क्या अंतर है तो हम देखेंगे। जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, हम कहेंगे कि ये हड्डियां बनाती हैं। क्या? ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं वो हड्डियों का निर्माण करती हैं, हड्डियों का निर्माण करती हैं, लेकिन जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं ये हड्डियों का विनाश करती हैं। क्या करती हैं? हड्डियों का विनाश करती हैं। देखो, दोनों सेल्स उसी हड्डी में प्रेजेंट है, फिर भी हमारी हड्डियां क्या हैं? इतनी मजबूत हैं, इतनी कठोर बनी हुई हैं। मतलब क्या बताए कि दोनों प्रकार की सेल्स उपस्थित होती हैं बोन्स में, केवल एक ही नहीं, दोनों होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? हड्डियों का विकास करवाना, हड्डी का निर्माण करवाना, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है? अस्थियों का विनाश करवाना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तो विनाश हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है? एक बार विकास हो रहा है। ऐसे में तो दोनों न्यूट्रल, मतलब हड्डी ही नहीं बनी ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। कैसे कि हम देखेंगे कि हमारी जो अस्थियां होती हैं वो जैसे लंबी लंबी, जो हाथ और फिर पैर की अस्थियां हैं, जैसे हाथ की अस्थि हो गई ये अस्थियां, फिर उसके बाद पैर की जो अस्थियां हो गई, उनको जब उठाएंगे हम तो वो ऊपर से देखने में तो बहुत ही कठोर लगेंगी, लेकिन जब उनको काट कर देखेंगे ना तो अंदर उनमें खोखला होता है। अंदर क्या होती है? वो अस्थियां खोखली होती हैं। तो जरा बताओ कि जब वो खोखली हो गई तो इसका मतलब वहां पर अस्थियों का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और उसके बाद जब ये ऊपर से देखने में बहुत ही कठोर हो गए तो इसका मतलब हड्डियों का वहां पर विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसका मतलब ये दोनों जो सेल्स होती हैं, एक तो विनाश करने वाली होती है और दूसरा विकास करने वाली। इसी ऑस्टियोक्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही इन बड़ी बड़ी लंबी अस्थियों में
बोन मैरो का निर्माण होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन दूसरा फट से बन गया क्या कि बोन मैरो का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं करती हैं, जबकि क्या बताओगे ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, तो अस्थियों में उपस्थित बोन मैरो का निर्माण होता है। एक गुहा होती है, गुहा का मतलब अंदर जब देखेंगे ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई अस्थि है और इसके अंदर से जस्ट होल कर दिया जाए, ऊपर से दबाने में तो बहुत ही कठोर, लेकिन अंदर होल है, खोखला है, उसी खोखले भाग का निर्माण कौन करती हैं, तो आप बताओगे ऑस्टियोक्लास्ट सेल करती हैं, और जबकि ऊपरी वाले भाग का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट करती हैं। समझ पाए। अब अगली बात हमने कहा कि ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोक्लास्ट के कारण, ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोक्लास्ट के कारण अस्थि मज्जा बनती है। मतलब इसकी एक संरचना हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, मान लेते हैं ये क्या फीमर को हम उठा लेते हैं, फीमर का मतलब जंघास्थि को उठा लेते हैं। जंघास्थि क्या है, जंघास्थि देखने में ऊपर से कुछ ऐसी हमको दिखेगी, कुछ ऐसी हमको दिखेगी इस तरह से। ये क्या है, ये जंघास्थि हमने ली, और जंघास्थि का मतलब फीमर वाली अस्थि, ये फीमर जो हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी अस्थि है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, फीमर। फीमर को हमने उठा लिया, ऊपर से देखेंगे तो बहुत ही कठोर होती है, लेकिन हमने क्या किया, यही से इनको कट कर दिया। अब जब इनको कट कर दिया तो ये दो पार्ट में अलग हो जाएंगी, ऐसे ऐसे दो पार्ट में अलग हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो अस्थियां होती हैं कुछ इस तरह से ऐसे है, मतलब अंदर का भाग क्या है, अंदर का भाग आपको खोखला मिलेगा। ये वाला अंदर का पूरा जो भाग है वो खोखला दिखेगा। अब इसी भाग में, इसी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसी भाग को क्या कहते हैं, इसी भाग को हम कहेंगे कि बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो। इसी भाग को क्या कहते हैं, इसी भाग को बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो अस्थि गुहा कहा जाता है, अस्थि मज्जा या अस्थि गुहा कहा जाता है। किसको, अस्थियों के अंदर जो खोखला भाग है उसी को। ठीक है। अब इस बोन मैरो में क्या उपस्थित होता है, तो इस बोन मैरो में ये खाली नहीं होती है कि बीच से एकदम सूखी सूखी खाली, ऐसा कभी नहीं है। वहां पर हम कहेंगे वहां पर रक्त की कोशिकाएं उपस्थित होती है, मतलब हड्डियों में भी ब्लड फ्लो करता है। भाई वहीं पर जनरेट होता है तो फ्लो क्यों नहीं करेगा। बोन मैरो में क्या उपस्थित होता है, बोन मैरो में वसीय ऊतक उपस्थित होते हैं। क्या, वसीय ऊतक। क्या, वसीय ऊतक। वसीय ऊतक उपस्थित होते हैं किसमें, बोन मैरो में। अब रही बात, बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं। कितने, बोन मैरो जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है, एक को हम कहेंगे लाल बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और एक का नाम है येलो बोन मैरो। एक का नाम है क्या, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और दूसरा का नाम है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ध्यान से समझेंगे बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। मतलब क्या, यदि ये अस्थि का बोन मैरो भाग है, यही जुड़ी हुई अस्थि है, तो जरा इसको हम देखेंगे कि अब दो बोन मैरो है, मतलब दोनों यहीं पर, यहाँ से देखेंगे तो लगभग इतना पार्ट ऊपर वाला, और मतलब जॉइंट के भाग, मतलब सिरों पर जो बोन मैरो पाया जाता है वो रेड बोन मैरो होता है। उसके बाद बीच में जो बोन मैरो पाया जाता है वहां पर येलो बोन मैरो होता है। ध्यान से समझेंगे बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। अस्थियों के सिरों पर जो भी बोन मैरो पाया जाएगा वो रेड बोन मैरो होगा। उसके बाद जो बीच में बोन मैरो उपस्थित होगा वो येलो बोन मैरो होगा। अब रेड बोन मैरो यहाँ पर क्यों कहा गया, यहाँ पर येलो बोन मैरो क्यों कहा गया, तो जरा सी सिंपल सी बात ये है कि रेड बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। रेड बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है, रक्त, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताओगे कि बोन मैरो में। लेकिन वही थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन ये किया कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण किस बोन मैरो में होता है, तो आपको बताना है रेड बोन मैरो में होता है। अब ये पूछ लिया कि रेड बोन मैरो कहाँ पर उपस्थित होता है, तो आप बताओगे कि
कि एक खोखली अस्थि के सिरों पर जो बोन मैरो होता है वही क्या होता है, वही रेड बोन मैरो होता है। मतलब सिरों पर जो बोन मैरो पाया जाएगा वो कैसा होगा, वो रेड बोन मैरो। एक बात हम आपसे ये भी बता दे रहे हैं कि अस्थियां ऊपर से खोखली नहीं होती हैं, अस्थियां ऊपर से एकदम ढकी हुई। मतलब यहाँ पर आपको कहें कि आप मतलब स्पष्ट होगा कि ये क्या यहाँ पर भी खोखला रहता है, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है, ये एकदम ऐसे कटोरी के ढक्कन की तरह ढकी होती है। बोन मैरो तो अंदर होता है, बोन मैरो अंदर होता है, ठीक है। बोन मैरो कहाँ पर होता है, अंदर होता है। तो रेड बोन मैरो में कहाँ पर, रक्त, ऐसे लिखेंगे रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। किसका, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण कहाँ पर होता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। उसके अलावा अभी हमारे पास रेड ब्लड की तीन सेल्स होती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या समझ पाए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का निर्माण तो यहाँ पर हो गया, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी रेड बोन मैरो में ही होता है। क्या बताओगे, रेड बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पर हम इसके लिए आरबीसी लिख दे रहे हैं और डब्ल्यूबीसी लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाओगे। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा, तो रेड बोन मैरो में होगा। रही बात प्लाज्मा की या प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा नहीं प्लेटलेट्स का निर्माण, तो आप कहोगे कि वो यहाँ पर होता है, येलो बोन मैरो में क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। कहाँ पर बताओगे, प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स का निर्माण येलो बोन मैरो, मतलब बीच वाले भाग में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। क्यों, अब प्लेटलेट्स को देखोगे हल्का पीला सा कलर होता है, जिसके कारण से उस बोन मैरो का नाम दे दिया है क्या, येलो बोन मैरो। इसके बाद यहाँ पर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का तो एकदम भाग सब। अब भाई जरा सा ये बताओ, एक सफेद कलर ले लो, एक उसके बाद लाल एकदम गाढ़ा कलर ले लो, दोनों को एक में मिक्स कर दो। अब बताओ कौन सा कलर दिखेगा, आपको लाल ही तो दिखेगा। अब लाल दिखा तो बता दिया कि ये रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो में किसका, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण। आप बात स्पष्ट कर पाए, मतलब अस्थियों के बारे में इतनी सी बातें हैं, नॉर्मल सी बात, ये तो हिस्ट्री है अभी तो बहुत सारी, ठीक है, इतना जान पाए। आगे बढ़े, आगे ये है कि अस्थियों की जो संरचना है वो कैसी है, जैसे चलो छोड़ते हैं। बोन के बारे में हमने जान लिया, जो कुछ भी बोन से था जान लिया। अब हमारे क्वेश्चन में बोन से संबंधित क्या पूछता है कि कौन सी अस्थि, नाम से पूछता है। जैसे हमने बताया है कि फीमर हड्डी है, फीमर अस्थि कहाँ पर पाई जाती है, सबसे कठोर अस्थि कौन सी होती है, सबसे हल्की अस्थि, सबसे पतली, सबसे चमकीली, सबसे मतलब घुमावदार या उड़न हड्डी किसको बोला जाता है। तो ये सब बातें हम अगले बात मतलब बाद में करेंगे, पहले तो थोड़ा सा इतिहास तो जान लें। जब हमें हिस्ट्री की किसी भी पॉइंट की हिस्ट्री पता होती है ना, तो कभी भी हम उसको भूलते नहीं है, एक बार अगर मन से पढ़ लें तो ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम की बात करें। अब यहाँ पर बात ये आती है कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का होता है। भाई हड्डियों का निर्माण तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछ सकता है, देख लो, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बोन मैरो जो होती है वो किन किन अस्थियों में पाई जाती है। तो सभी प्रकार की अस्थियों में बोन मैरो नहीं होता है, सभी जितने भी 206 हड्डियां हैं, सभी 206 हड्डियों में बोन मैरो का मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण नहीं होता, बोन मैरो नहीं होती। किन में होती है, तो जो लंबी बेलनाकार अस्थियां हैं उन्हीं में ही बोन मैरो का निर्माण होता है। जैसे ये पैर की हड्डियां हो गई, हाथ की हड्डियां हो गई, तथा और भी कुछ हड्डियां ऐसी हैं जिनमें निर्माण होता है। खोपड़ी की अस्थि में फिर कहेंगे, अंगुलियों की अस्थि में बोन मैरो का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अगली बात यहाँ पर हम कहेंगे टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब आपको अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, टाइप, मतलब स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप का होता है, टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। देखो कैसे, स्केलेटल सिस्टम जो होता है भैया वो दो टाइप का होता है, एक एक्सोस्केलेटल सिस्टम और दूसरा एंडोस्केलेटल सिस्टम। क्या, एक कहेंगे एक्सोस्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम मतलब एक एसएस का मतलब आप समझ जाओगे कि एक्सोस्केलेटल सिस्टम, और दूसरा क्या है, एंडोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। एंडो और एक्सो दो कंकाल तंत्र के प्रकार होते हैं।
अब रही बात, हम ये जो फिगर थोड़ा सा बनाए हैं, फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, ये किस तंत्र का भाग है, एंडोस्केलेटल सिस्टम है या फिर एक्सोस्केलेटल सिस्टम है, तो आप तुरंत कह दोगे कि ये एंडोस्केलेटल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये तो पूरे शरीर के अंदर का भाग है। जब पूरे शरीर के अंदर का भाग है, एंडोस्केलेटल सिस्टम आपने कह दिया, तो रह ही क्या गया, क्या रह गया कि जो एक्सोस्केलेटल सिस्टम है। तो एक्सो मतलब बाह्य कंकाल, एक्सो का मतलब यहाँ पर इनको कहा जाता है बाह्य कंकाल, है ना, बाह्य कंकाल, इनको बाह्य कंकाल कहेंगे, इनको आंतरिक कंकाल कहेंगे। क्या? इनको आंतरिक कंकाल कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। बाह्य कंकाल कौन कौन सा? हेयर्स देखे हो, बाल, सर के जो बाल हैं ये भी एक कंकाल है, सर के जो बाल हैं ये भी एक कंकाल है। मतलब हम यहाँ पर कहेंगे हेयर्स, हेयर्स क्या है, एक एक्सोस्केलेटल सिस्टम है। उसके बाद आप टीथ देखिए, दूसरा देखो ना बात, टीथ, टीथ जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो भी टीथ हैं, उसके बाद टीथ का इनेमल, इनेमल भी कह सकते हैं, टीथ का इनेमल, इनेमल हो गया क्या, एक्सोस्केलेटल सिस्टम। मतलब शरीर की वो भाग जो मतलब हड्डियों को आप देख सकते हो। तो बाल को ऐसा नहीं, ऐसा न मत कहिएगा कि बाल कोई हड्डी है क्या, नहीं, हड्डियों में ही गिना जाता, ऐसे कह सकते हैं। तो हेयर्स हो गए, उसके बाद क्या, टीथ हो गया। उसके बाद और भी क्या कुछ बचा है? तो हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। हम कहेंगे कि जो कान होते हैं, कान, कर्ण, वो भी किस में आते हैं? तो वो भी किस में आते हैं? तो हम कहेंगे कि वो भी बाह्य कंकाल है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर से वो भी अलग होते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि वो किस में आएंगे, वो एक्सोस्केलेटल सिस्टम में आएंगे। क्या? ईयर्स, मतलब कान, ठीक है। ईयर्स, टीथ, हेयर्स क्या हो गए? एक्सोस्केलेटल सिस्टम के पार्ट हो गए। अब यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया 3-4 ऑप्शन में देकर के, निम्न में से कौन सा बाह्य कंकाल है, क्या दे दिया, मान लेते हैं 2-3 इसमें से हड्डियों के नाम दे दिया, क्या, फिबुला, फिर टीबिया, फिर मेटाटार्सस, उसके बाद एक दे दिया टीथ। भाई जो बात आपको दिख रही है वही बता दो। टीथ दिख रहा है, टीथ, आप टीथ को आप देख सकते हो, बता दो वही क्या है, वही बाह्य कंकाल। उसके बाद आंतरिक कंकाल की बात हम करें, बाह्य कंकाल बस इतना, ठीक है। आंतरिक कंकाल की जब हम बात करेंगे तो आंतरिक कंकाल से देखो अब कैसे क्वेश्चन पूछता है। आंतरिक कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में। ये किसकी बात की जा रही है? ह्यूमन बॉडी, मतलब यहाँ पर यंग बॉडी की बात की जा रही है, यंग बॉडी। यंग बॉडी में 206 अस्थियां होती हैं, जबकि चाइल्ड की बात की जाएगी, चाइल्ड की, बच्चे की बात की जाएगी तो बच्चे के शरीर में या फिर बच्चे के आंतरिक कंकाल में 300 से भी प्लस अस्थियां होती हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक में मिलता है 306 अस्थियां होती, तो वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि 300 से भी अधिक अस्थियां होती है। किसमें? बच्चे के शरीर में। बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां? 300 से भी अधिक अस्थियां होती हैं। लेकिन एक यंग बॉडी में कितनी अस्थियां? तो वहाँ पर उनकी संख्या निर्धारित होती है। रही बात, क्वेश्चन आपका ये उठ रहा होगा, सॉरी वो गिर गया उठाने में। हाँ, रही बात ये कि बच्चे के शरीर में अगर 306 हड्डियां हैं या 300 से भी अधिक अस्थियां हैं, तो वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो उसके शरीर में 206 हड्डियां और बाकी कहाँ गायब हो जाती है। तो हम कहेंगे बच्चा जब एक छोटा सा चाइल्ड होता है तो उसके शरीर में जो 306 हड्डियां होती हैं वो बहुत सी प्रकार की अस्थियां अलग अलग रहती हैं। लेकिन जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो कई प्रकार की अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं, और जैसे ही जुड़ती हैं तैसे दो हड्डियां एक हो जाती हैं, और इसी कारण से हड्डियों की संख्या घट करके 206 पर आकर के रुक जाती है। 206 से कम नहीं होती है, एक बात ध्यान रखना, 206 से कम नहीं होती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी लास्ट में आकर के यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, बात स्पष्ट कर पाए। अब रही बात की ये 206 हड्डियाँ तथा 300 हड्डियाँ। 306 हड्डियों के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक चाइल्ड बॉडी से अस्थियों के बारे में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब रही बात यंग बॉडी की जो 206 हड्डियाँ हैं
वो जरा सा अब हमें दिखाओ भाई, कौन कौन कहाँ कहाँ पर 206 हड्डियां हैं। यहाँ से भैया क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब एक आउटलाइन पूछता है, आउटलाइन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ऐसे कहेंगे। एक रूपरेखा तैयार की जाती है, वही किसकी रूपरेखा, तो 206 हड्डियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। मतलब कि कौन कौन सी अस्थि कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, उनका नाम क्या क्या है, वहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस हम बताएंगे आगे। पहले देखेंगे आउटलाइन, आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मतलब उन 206 हड्डियों को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। कितनी स्केलेटल सिस्टम में है, 206 हड्डियां हैं। तो अब ये स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। दो भागों में यदि हम बात करके अध्ययन करें तो बहुत ही आसान होगा। कैसे कैसे, दो पार्ट हमने बताया, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कर दो, एक अपेंडिकुलर कर दो। क्या, कैसे, अपेंडिकुलर का मतलब जितने भी आपके शरीर से लिम्स लगे हुए हैं, लिम्स का मतलब अंग लगे हुए, उपांग लगे हुए, ऐसे समझिए। मतलब उपांग का मतलब कि यहाँ से आप हाथ काट करके अलग कर दो, उसके बाद यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से ये पैर, फिर यहाँ से ये पैर, दोनों को काट कर, इन सब चारों पैरों को आप काट करके अलग कर दीजिए, तो देखेंगे आपके शरीर में जो बचेगा वो एक एक्सिस की भांति बनेगा। एक्सिस मतलब क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बनेगा। क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बनेगा, मतलब हम कहेंगे एक तो एक्सियल है, क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, और दूसरा क्या है, ये देखो ये भुजाएं हैं, भुजाएं अलग अलग है, जिनको हम पाद भी कह सकते हैं, क्या, पैर भी कह सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि बहुत प्राचीन समय में इन जो आज व्यक्ति के जिनको हाथ कहते हैं, ये हाथ ही क्या है, पैर कहलाते थे। ठीक है, हाथ ही क्या कहलाते थे, पैर। तो यहाँ पर ये जो भाग है इनको अपेंडिकुलर भाग में रखा गया, उपांगीय कंकाल। क्या, उपांगीय, तो इनको हम कहेंगे अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल और फिर एक्सियल स्केलेटल। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल मतलब कि आप इन पादपों को या पैरों को या फिर भुजाओं को हटा दें, बाकी का जो सारा सिस्टम बचेगा वही आपका क्या है, वही है आपका एक्सियल स्केलेटल। कहेंगे अक्षीय कंकाल, इनको क्या कहा जाता है, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल इनको कहेंगे। लेकिन रही बात अपेंडिकुलर, इनको उपांगीय कंकाल कहते हैं। क्या, उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, ये जब हम लिम्स को भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है, अब अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 80 हड्डियां, 80 हड्डियां किसमें होती हैं, इस एक्सियल सिस्टम में। पूरा एक्सियल स्केलेटल में आपको 80 हड्डी मिलेगी देखने को, लेकिन 206 है यहाँ पे, तो बची की जो 126 अस्थियां हैं, 126 जो बोन है वो अपेंडिकुलर सिस्टम या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटल में होती है। उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 106। सबके नंबर्स आपको याद रखने होंगे, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यही सबसे बहुत मुश्किल बात होती है याद करना। तो 126 उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल में कितनी अस्थियां, 126, अक्षीय कंकाल में 80। अब जरा देखो कि इस एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन से भाग आते हैं, आप तुरंत बता दोगे देख करके। पहली बात तो ये स्कूल आ गई, मतलब खोपड़ी, ये खोपड़ी है ना, तो पहली बात यहाँ पर स्कूल आ गई, इस खोपड़ी को क्या कहेंगे, स्कूल हो गई। उसके बाद जरा देखो, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है, ये रिब्स लिखी है, रिब्स का मतलब पसलियाँ, पसलियाँ हो गई, रिब्स आ गई। यहाँ से देखेंगे रिब्स, रिब्स कौन है, ये पसलियाँ, ये भी एक्सियल का ही भाग है। उसके बाद और क्या आता है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके पीछे ये वाला भाग क्या लिखे हैं, वर्टिब्रल कॉलम, हमने क्या लिखा है, वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर अगली बात आती है वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद इस एक्सियल सिस्टम में एक और अस्थि आ जाती है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है, स्टर्नम। भाई ये 4 पॉइंट हैं इस एक्सियल सिस्टम। हाँ अच्छा, ये बात आप स्पष्ट कर पाए, इनको गर्डल्स कहा जाता है,
और ये क्या है, ये देखो पेरिव गर्डल्स लिखा गया है, यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल्स लिखा गया है। ये जो गर्डल्स हैं ये वास्तव में एक्सियल सिस्टम का भाग नहीं, एक्सियल स्केलेटल का भाग नहीं। आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आपको इन गर्डल्स को रखने में ज़्यादा सही ये कहोगे कि ये गर्डल्स जब हम अपेंडिकुलर सिस्टम में रख देंगे तो ज़्यादा, सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटल में रख दें तो ज़्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि इस पेक्टोरल गर्डल से तो हाथ की अस्थियां जुड़ी होती हैं, फिर पेलिव गर्डल से पैर की अस्थियां जुड़ी होती हैं, तो इसलिए इन गर्डल्स को पैर का भाग बना दिया गया है। पैर का भाग मान लें, है ना, पैर का भाग मान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं रखना है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की जो अस्थियां दिख रही हैं आपको, 4 प्रकार की अस्थियों का समूह जो दिख रहा है वो एक्सियल स्केलेटल का भाग। अब स्कूल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 अस्थियां। किस में? खोपड़ी में कितनी अस्थियां? 29। उसके बाद रिब्स में कितनी? रिब्स में जो होती हैं वो 26 अस्थियां होती हैं, सॉरी 24। रिब्स में 24 कितनी अस्थियां? 24 अस्थियां होती हैं। 12 इधर होती हैं और 12 ही इधर होती हैं। 24 अस्थियां 12 पे अस्थियां होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ वाली हड्डी, उसी को कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुका, जिसको हम कशेरुका भी कहते हैं, है ना, कशेरुका। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 20, वैसे तो 26 होती हैं, लेकिन यदि पूर्ण रूप से गिना जाए तो यहाँ पर 33 अस्थियां मिलती हैं। अब पूर्ण रूप का मतलब क्या है कि भाई जब मानव, आज का मानव हम नहीं कह रहे हैं, प्राचीन मानव की बात करें तो वहाँ पर उन मानवों में क्या विकसित होती थी, आप फिगर में देखे होंगे तो पूंछ भी दिखती थी। प्राचीन मानवों में क्या दिखती थी? हमारे पूर्वजों में पूंछें भी हुआ करती थी, पूंछों में भी अस्थियां पाई जाती थी। तो वो पूंछ किसका भाग था? तो वर्टिब्रल कॉलम का ही भाग था। वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरह से ऐसे बना रहता, मतलब यहाँ से ये भाग आगे निकला रहता था और वही पूंछ में टेल में डिवाइड हो जाता था। लेकिन अब ये टेल का जब यहाँ पर कोई काम नहीं रह गया तो ये मिट गई, लेकिन फिर भी ये जो भाग है ना, ये आज भी टेल के नाम से ही जाना जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो याद रखेंगे वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ पर 4 हड्डियाँ मिल जाती हैं, फिर उसके बाद एक और पार्ट है वहाँ पर 5। तो इस तरह से वहाँ पर टोटल देखेंगे तो 33 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन इनको पूरे को अगर हम साथ में मिला दें तो एक हड्डी कहेंगे। हालांकि डिटेल संरचना हम देखेंगे, अभी घबराइए मत। तो वैसे इसमें कितनी अस्थियाँ होती हैं? 26 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, 26 अस्थियाँ होती हैं। उसके बाद भैया स्टर्नम में देखेंगे तो स्टर्नम में केवल और केवल एक अस्थि होती है। तो आपको यहाँ पर इसे नहीं देखना है, देखना किसको लेना है? 26 अस्थियां होती है। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। अब रही बात कि इन सबको आप जोड़ लेंगे तो 80 निकल के आएगा क्या? देख लेते हैं। 29 अस्थियां ये, 24 अस्थियां ये और 26 अस्थियां वर्टिब्रल कॉलम की, एक अस्थि ये, है ना। फिर 6 4 10 9 19 1 20 के शून्य हासिल आओ, 2 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब ये 80 अस्थियां जो हो गई ये एक्सियल स्केलेटल की हो गई। बात स्पष्ट कर पाए? अब आपसे पूछेगा कोई स्कूल में कितनी हड्डियां? तो 29। फिर उसके बाद रिब्स में कितनी अस्थियां? तो 24। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां? तो 26। फिर स्टर्नम में कितनी अस्थियां? तो 1। अब यहाँ पर सबके नाम जानो हिंदी में। स्कूल का मतलब हम कहते हैं खोपड़ी, स्कूल का मतलब क्या? खोपड़ी। रिब्स मतलब पसलियां कहते हैं इनको। रिब्स का मतलब क्या है? पसलियां। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब मेरुरज्ज या मेरुदंड कहते हैं इनको, क्या? मेरुदंड। और स्टर्नम का मतलब उरोस्थि कहा जाता है। स्टर्नम का मतलब उरोस्थि, इसको हम क्या कहते हैं? उरोस्थि, अथवा इसी को हम कह सकते हैं क्या? इसी को उरोस्थि भी कहें या फिर लिखेंगे क्या? उरोस्थ भी कह सकते हैं, अथवा इसी को हम कह सकते हैं वक्ष की हड्डी। वक्ष का मतलब क्या? ये भाग देखें, ये वाला बीच वाला पार्ट देखेंगे तो ये पूरा का पूरा वक्ष से ही पसलियां जुड़ी होती, इसलिए इसको वक्ष की हड्डी भी कहा जाता है। क्या? वक्ष की हड्डी, है ना, वक्ष की। अथवा इंग्लिश में कहेंगे तो चेस्ट बोन भी कह सकते हैं भैया। क्या? चेस्ट बोन भी कह सकते हैं। किसको? स्टर्नम को। क्यों? क्योंकि यही से ही सारी पसलियां जुड़ी होती हैं। पसलियां एक भाग स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और दूसरा भाग कहाँ गोल करके बनाती हैं? तो
कशेरुका से या मेरुदंड से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इतनी सी भाग हो गई या क्या एक्सियल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल की। अब अगला पॉइंट ये है, हमें देखना है कि अभी तो बहुत लंबा है। अपेंडिकुलर में हमने बताया कि 26 अस्थियां, लेकिन अब यही बात हमें अपेंडिकुलर में हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। स्कूल की बात कर लें, स्कूल में हमने क्या, सॉरी एक्सियल की बात कर लें, एक्सियल में हमने क्या बताया, स्कूल होती है। पहला पॉइंट क्या, स्कूल होती है। अच्छा ठीक है, अभी इसी को देख लेते हैं। अपेंडिकुलर का मतलब उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में आपको हमने क्या दिखाया कि यहाँ पर 126 अस्थियां होती हैं। अब इनको हम क्या कर दें, दो पार्टों में डिवाइड कर दें। पहला इनको हम लिम्ब बोन में डिवाइड कर दें। लिम्ब बोन भाई हमें पढ़ने में मजा आ जाएगा, अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें लेकिन पढ़ें जरूर। ठीक है, लिम्ब बोन हो गया, लिम्ब बोन, और उसके बाद दूसरा पार्ट हमने क्या कर दिया, गर्डल्स कर दिया। ठीक है, देखो अब ये गर्डल्स जो हो गई वो किसका, अपेंडिकुलर का भाग हमने कर दिया। तो अब लिम्ब बोन में कितनी ये 120 अस्थियां होती हैं और गर्डल्स में 6 अस्थियां होती हैं। ध्यान देखिए, लिम्ब बोन में, लिम्ब का मतलब अंगों में, ये भुजाओं में जिनको हम कहेंगे, भुजाओं में कितनी 120 अस्थियां, गर्डल्स में कितनी, तो गर्डल्स में 6 अस्थियां। गर्डल्स में ये भी गर्डल है और ये भी गर्डल है, ये पेक्टोरल गर्डल है और ये पेलिक गर्डल है। ध्यान रखेंगे, पेक्टोरल गर्डल से आपकी हाथ की अस्थियां जुड़ी होती हैं और उसके बाद पेलिक गर्डल से आपके पैर की अस्थियां जुड़ी होती है। ठीक है, तो गर्डल्स हो गई 6 होती हैं। फिर लिम्ब बोन, अब बताओ भाई लिम्ब में भी अलग अलग होते हैं, है ना, पैर होता है और हाथ, दो ही लिम्ब तो होते हैं, एक हैंड लिम्ब होता है और फिर एक क्या होता है, एक फुट लिम्ब होता है। मतलब यहाँ पर एक हैंड होता है, हैंड की अस्थियां हो गई, और फिर क्या, पैर की अस्थियां, जिसको हम क्या लिखते हैं, फुट लिखते हैं या फीट लिखते हैं। ठीक है, फीट, पैर की अस्थियां। अब जो हैंड की अस्थियां होंगी ये 60 करके डिवाइड होती हैं, 60 ये और 60 इसमें, मतलब दो हाथ हैं, एक हाथ तो ये और दो हाथ दूसरा हाथ है, मतलब दोनों हाथों में 30 हड्डियां इस हाथ में, तो 30 ही हड्डियां इस हाथ में, टोटल मिलाएंगे तो 60 हड्डियां निकल के आएंगी, है ना। लिम्ब बोन ये भी तो लिम्ब है। उसके बाद इसी तरह से 30 हड्डियां हमारे दाहिने पैर में, तो 30 ही हड्डियां हमारे बाएं पैर में होती हैं, तो टोटल देखेंगे तो 60 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, अब हैंड में कितनी, दो हैंड हैं, तो दोनों हैंड में कैसे डिवाइड होती हैं, दोनों हैंड में 30 अस्थियां डिवाइड होती हैं। इस तरह से दो पैर हैं तो वहाँ पर भी 30 हड्डियां डिवाइड होंगी, है ना, तो जाकर के 60 बनेंगे, फिर ये 60 बनेंगे हैंड में। अब रही बात ये कि इन हैंडों में, अभी यहाँ से हमसे क्वेश्चन अंदर से और पूछता है कि जैसे पूछ लिया कि जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस किस कंकाल का भाग है, तो आप बताओगे अपेंडिकुलर का। क्यों, क्योंकि ह्यूमरस के बारे में जब आप जानते रहोगे तभी ना बता पाओगे कि ये अपेंडिकुलर का भाग है या फिर एक्सियल का भाग है। अपेंडिकुलर पूछ लिया, ह्यूमरस पूछ लिया, किस उपांग का भाग है, हाथ का है, पैर का है, वक्ष का है, तो आपको बताना रहेगा भैया, बताना रहेगा। तो इसलिए जरूरी है सभी अस्थियों के नाम जानना, और सभी अस्थियों के नाम हम यहाँ से, भैया जगह तो बची नहीं है, हम थोड़ा सा मिटा करके बताते हैं, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब सबके नाम हम बता रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। देखो अब हम शुरू करते हैं, पहले लिम्ब बोन ही बताते हैं, फिर बाद में एक्सियल के बारे में बताते हैं। लिम्ब बोन, अब लिम्ब बोन में, लिम्ब जो बोन हो गई, मतलब इसमें हाथ की हड्डी, मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखना, एक तरफ हैंड रख दें, बस एक ही करके देखें, हैंड बोन, जो हाथ की हड्डियां होती हैं उनकी बात। यहाँ पर ये हाथ की हड्डियां कितनी 60 होती हैं, 30 के रूप में डिवाइड होती हैं, तो 60 कितनी हड्डियां होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हैंड की। हैंड कहाँ से शुरू होता है, तो ये गर्डल्स को छोड़ देंगे, उसके बाद यहीं से देखेंगे कि यहाँ से हैंड, मतलब ये कंधे से ही हमारा हाथ क्या होता है, मुड़ता है, आगे पीछे घूम सकता है, मूव करता है ना, तो यहीं से ही हम हाथ उठाते हैं। तो पहला ये पॉइंट हमने देखा, क्या लिखा है यहाँ पर, ह्यूमरस लिखा है, क्या, ह्यूमरस, आप हम हिंदी में लिख रहे हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस हाथ की पहली हड्डी का नाम है क्या, ह्यूमरस। ह्यूमरस कहाँ पर उपस्थित होती है, तो ये यहाँ पर जो ये बोन उपस्थित होती है ना, इसको ह्यूमरस कहा जाता है, ये ह्यूमरस। अब ह्यूमरस होती कितनी है, तो ह्यूमरस 2 होती है। क्यों, क्योंकि एक ह्यूमरस ये और दूसरा ह्यूमरस ये,
दोनों हाथों में एक ये ह्यूमरस और दूसरा ह्यूमरस ये, 2 हो गए। और ह्यूमरस पे हमने क्या लिख दिया 2। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक, यहाँ पर देखें कि निचले वाले पार्ट में देखेंगे जिसको हमने यहाँ पर कलाई या फिर ये सब कहते हैं ना, ये वाला भाग। तो ये वाला भाग यहाँ पर एक रेडियस लिखा है और दूसरा क्या लिखा है, अल्ना लिखा है। क्या लिखा है, रेडियस और अल्ना। अब आप क्या कह सकते हो, इन दोनों को एक साथ में मिला करके रेडियो अल्ना भी कह सकते हो। क्या, रेडियो अल्ना। तो दूसरी हड्डी क्या है, रेडियो अल्ना है। क्या है, रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना ये कितनी होती है, तो जरा देखो, एक रेडियस एक अल्ना, 2 हड्डियां, फिर एक रेडियस एक अल्ना, 2 हड्डियां, मतलब टोटल ये कितनी हो गई, ये 4 अस्थियां हो गई। उसके बाद हम हाथ से नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये होते हैं, मतलब यहाँ पर जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स मतलब वहाँ पर कार्पसल्स जुड़े होते हैं, कार्पसल्स होते हैं, मतलब जो हमारी कलाई को मूव कराने के लिए वहाँ पर भी अस्थियां होती हैं, जो हमारी कलाई को मूव कराने, तो उनको हम कहते हैं कार्पसल्स। क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। ऐसे कार्पल्स कहते हैं किनको, तो कार्पल्स कहा जाता है भैया। हाथ की ये अंगुली को छोड़ देंगे और फिर इस रेडियो अल्ना को छोड़ देंगे तो बीच वाला ये भाग यहाँ पर जो अस्थि, मतलब जहाँ से आपकी कलाई मुड़ती है, इधर उधर करती है, तो ये वाला पार्ट ही कार्पल्स कहलाता है। ठीक है, तो कार्पल्स कितनी होती है, कार्पल्स देखेंगे तो 16 में होती है, 16 संख्या में होती है। कहाँ, कार्पल्स 8 कार्पल्स इसमें होते हैं और 8 ही कार्पल्स इस हाथ में होते हैं। ठीक है, तो कार्पल्स कितने हो गए, 16, 8 इसमें और 8 इसमें, 16 अस्थि हो गए। उसके बाद अगला क्या है, अगला मेटाकार्पल्स होती है। मेटाकार्पल्स का मतलब कि देखेंगे हाथ के इधर के बाद देखेंगे आप, जरा स्पष्ट करेंगे तो लंबी लंबी ये अस्थियां निकली होती हैं, 5 लंबी लंबी अस्थियां निकली होती हैं 5। उनको कहा जाता है मेटाकार्पल्स। उनको क्या कहा जाता है, मेटाकार्पल्स कहा जाता है। मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं, तो मेटाकार्पल्स भैया 10 होती हैं। क्यों, क्योंकि एक हाथ में 5, 1 2 3 4 5 ही उंगली, तो समझ लीजिए 5। उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स, यहाँ टोटल 10। उसके बाद अगले होती हैं फैलेंजेस कहा जाता है। क्या, फैलेंजेस है ना, फैलेंजेस का मतलब उंगलियां। ये मेटाकार्पल्स देखो, जहां से ये भाग मुड़ रहा है, मेटाकार्पल्स के बाद अंगुलियां देखो किस तरह से मुड़ रही हैं। ये अलग अस्थि है और ये अलग अस्थि है, तो ध्यान देना, इनको फैलेंजेस कहा जाता है। फैलेंजेस की जो संख्या होती है वो 28 होती है। कितनी, 28। कहाँ, ये 14 अस्थियां तो एक हाथ में होती है। जरा देख लो, 1 2 3 गिन लेना। ये सभी यहाँ पर देखेंगे, एक अंगुली को उठाएंगे ना तो 3 जॉइंट होते हैं। एक तो यहाँ से मुड़ गई, एक यहाँ से, और दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ, 3 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। ध्यान देना, तो यहाँ पर टोटल फैलेंजेस में दोनों हाथों में देखेंगे तो 28 हड्डियाँ होती हैं। जरा अब इन सबको जोड़ के आप देखो क्या 60 मिल पा रहा है। तो अब देखो 28 और 10 38 और 2 40 हो गया, 38 2 40, और उसके बाद 16 4 20, टोटल कितनी हो गई, 40 और 20 60 हड्डियां हो गई। मतलब किसमें, ये कहेंगे हैंड की बोन में। क्या, ये ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। अब आप क्या करोगे, आपको आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ह्यूमरस की किस उपांग की हड्डी है, रेडियो अल्ना किस उपांग की हड्डी है, कार्पल्स कहाँ पर किस उपांग की, मतलब ये सबके नाम पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थित है। उसके बाद ये पूछ सकता है कि ह्यूमरस टोटल शरीर में कितनी होती है, रेडियो अल्ना कितनी होती है, इनकी संख्या पूछ सकता है। तो भैया आपसे यही नहीं बताना कि इस संख्या को जरूर याद रखेंगे, है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब बाकी की कहानी हम अगले लेक्चर में कर देंगे, वहाँ उसे जरूर देखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी पूरा का पूरा आउटलाइन तो खींचना बाकी है। ठीक है, अब इसके लिए आप इतना पढ़ते रहिए, अगला भी देख लेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.